बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ से हम भक्कर में मौजूद थे और आज हम भक्कर में DPO भक्कर शहजाद रफ़ीक अवान साहब की खुली कचहरी का विज़िट करेंगे। हम यहाँ पर आए एक स्टोरी करने के घर से, तो हमें पता लगा कि DPO भक्कर साहब ने यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद किया था और हमें दावत दी गई कि आप यहाँ पर आके खुली कचहरी को कवर करें, यहाँ के मसाइल अवामन नास तक पहुँचाएँ। यहाँ पे साइलिन आ चुके हुए हैं। DPO भक्कर शहजाद रफ़ीक अवान साहब भी आ चुके हैं, पीछे उनकी गाड़ी खड़ी है। कुछ देर में बाकायदा तौर पे खुली कचहरी का जो है वो आगाज़ होगा। उसमें साइलिन तमाम SHOs और DSP की मौजूदगी में DPO साहब को तमाम तर मसाइल बताएंगे और DPO साहब अगर उन्हें महसूस होगा कि कहीं पे नेगलिजेंसी बरती गई तो उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और DPO साहब के साथ बैठ के यहाँ के तमाम तर मसाइल सुनते हैं और उनका हल तलाश करते हैं। DPO साहब की खुली कचहरी में कुछ साइलिन शिकायत लेके आए हैं, इनसे इनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? क्या आप यार ये पिछले दिनों हमारा टैंकर चोरी हुआ था। टैंकर चोरी हुआ था? कौन सा टैंकर? ऑयल टैंकर। अच्छा, ऑयल टैंकर। जो कि बकर पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी के थ्रू उनको बहाल कर दिया। अपने टैंकर भी मिल गया, अपना माल भी मिल गया। टैंकर चोरी हो गया? हाँ जी। मतलब कि छीन के ले गए? हाँ जी, चोर लीन के ले अच्छा, गए थे। ड्राइवर को काफी सारा मारा था। वो माल बरामद करवा हाँ जी, दिया? बरामद कर दिया। तेल मौजूद था अंदर? हाँ जी, तेल चोरी हुआ था, वो दूसरी जगह से बरामद हो गया था। अच्छा ठीक है। मतलब कि तो फिर आज आप यहाँ पे खुली कचहरी में खैर से आए हैं? हाँ, खैर से आए थे। वो DPO साहब की शुक्रिया अदा करने आए थे। हाँ जी, जो आप शुक्रिया। ठीक है। कुछ मुलजमान हैं जो अभी रहते हैं, उनको अभी उन्होंने अरेस्ट करना है। ठीक तो है। वो मुलजमान दूसरे निशानदेही करेंगे तो उनको अरेस्ट करके तो फिर वो तो आप DPO साहब के यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ मुलजमान की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप मुतमईन नहीं है मुतलका थाने के? हम मुतमईन हैं। हम वैसे एहतियातन के तौर पे आए हैं कि आगे अपना मामला जो कुछ रहता है ना उस पे मजीद खुली कचहरी का भी फायदा लेना चाहते हैं। ये बता रहे थे SHO साहब भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे थे? जी। कौन सा बड़ा वो टैंकर था? एल टैंकर था। तो कितना लीटर वाला? जी, बाहर खड़ा था। 52,000 लीटर वाला। जी। आप चला रहे थे? जी। अकेले थे? अकेले थे, कनेक्टर था और मैं था। कनेक्टर थे। और आप कहाँ से लेके आ रहे थे? जी, सारे सर फटा हुआ है। ठीक है। नहीं, आप और साथ आपके एक और कहाँ से लेके आ रहे थे? जी, कराची से लेके आ रहे थे। दुल्ले वाले लकड़ी का फैक्ट्री है, उसमें लेके जा रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या वारदात कैसे हुई? खान सर के पीछे तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे ना, रात 8 का टाइम था। मेरे आगे कार में आ गए, फौरन रोक दिया, मेरे से पिटाई शुरू किया, मारा सही। वेपन चप्पल लगाया था? जी, पिस्तौल था। अच्छा, तो आगे उन्होंने क्या किया आपसे? गाड़ी रोके ना आगे ना, गाड़ी रोके फौरन मेरे ऊपर हमला कर दिया ना। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने सही पिटाई किया मेरा। उसके बाद जंगल में उन्होंने फेंक दिया। अच्छा ठीक है। तो कोई अरसा पड़ा रहा, जो इन्होंने माल खाली किया, किधर भी खाली किया मुझे नहीं पता ना। मतलब कि तेल निकलवा लिया? जी। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं रोड में, फिर 1 पुलिस आई मेरे पास, फिर वो मुझे ले हॉस्पिटल, मेरी पट्टी मड़ी गई। वो कितनी मालियत का टैंकर था या कितना पेट्रोल? जो तकरीबन माल की जो कीमत थी करोड़ लगभग थी। 1 करोड़ रुपए? जी। 1 करोड़ रुपए का पेट्रोल का टैंकर चोरी हो गया? जी। तो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की जो है गाड़ी की मालियत थी। अच्छा, 2 करोड़ की गाड़ी होगी, 1 करोड़ का पेट्रोल, 3 करोड़ रुपए की आपके साथ वारदात हुई। जी। वो फिर कैसे रिकवर कैसे हुआ? कहाँ से पकड़ा गया? पुलिस ने अपनी कारकर्दगी की है, इनके तफसीर से थ्रू हुआ है। अच्छा, वो जाहिर बात है कि इतना बड़ा टैंकर छुपाएगा कोई कहाँ पे? जी। तो कहाँ से ये पकड़े गए और कौन थे मुलजमान? वारदातिये थे ये क्या था? मुलजमान तो बकर के भी हैं, डेर इस्माइल खान के भी हैं। अच्छा। तो जो हमारा टैंकर था वो दरिया खान शुगर मिल के गेट से बरामद हुआ था। उसके सामने पार्किंग उधर खड़ी थी। अच्छा। और जो माल हमारा था वो एक पंप पे खाली हुआ था। ठीक है। वो बता रहे हैं कि टैंकर बाहर खड़ा है और वो कह रहे हैं कुछ मुलजमान की गिरफ्तारी बाकी है। इसी तरह यहाँ पे मजीद भी कुछ साइलिन बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से? खुली कचहरी में आए हुए थे? बिल्कुल जी। क्या मसाइल? DPO साहब के पास आए थे। इस बच्चे को जो है ना लड़ाई के साथ मारा है ना। इसको मारा? खड़े हो जो। इसको मारा है ना। अच्छा, किसने मारा इसको? इसको हमारे गांव के लोगों ने मारा है, जो वो बासर लोग थे। अच्छा। तो हमने DPO साहब को शिकायत कर दी है और मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा रहे हैं। अच्छा। तो DPO साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना, ऐसे तरीके से जो है ना हमारी सुनाई तो आपकी SHO नहीं सुन रहा था? नहीं, SHO सुन रहा था, लेकिन DPO इतना नहीं सुन रहा था। अच्छा। जितना DPO ने सुना है ना, इतना SHO नहीं सुना। अच्छा। तो इसलिए हमने ना DPO साहब के पास हम आए, तो इंशाल्लाह वो कहेगा। हो गई है? बिल्कुल। इसको क्यों मारा भाई? आपको क्यों मारा?
बस वैसे सियासी मेरे मामू है ना, सियासी दुश्मनी चल रही थी इनकी। अच्छा, तो मेरे ऊपर सीधे फायर किए गए हैं। अल्लाह रहम करे। जी अल्लाह ने बातचीत हुई है? बचा लिया। फिर लगा तो नहीं लगा नहीं, फिर मेरे सर पर बट मारा है पिस्टल का। तो सरेआम उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मतलब है कि वो पिस्टल से उठा कर बैठे हैं। वीडियोस नहीं है वो, मैं आपका केस सुन रहा है। डीपीओ साहब कह रहे थे कि चलाते हुए तो नहीं है, वो तो पकड़ के बैठे हुए हैं ना उसमें। जी जी हाँ, उन्होंने मुझ पर चलाए भी है ना। अच्छा, जी हाँ, उसकी वीडियो नहीं थी उसकी वीडियो नहीं थी। पूछ रहे थे जी उसकी वीडियो नहीं थी। ठीक है, वैसे मतलब है कि वो सरेआम मसा लेके घूमते हैं। ये इनका केस मेरे सामने डीपीओ साहब सुन रहे थे, दीगर भी आए हुए हैं, कुछ का केस सुन लिया है, कुछ का सुन रहे हैं। तो आए हम डीपीओ साहब से भी जो है ना बातचीत करते हैं। आपकी मैटर क्या है? मेरा ये मैटर है सर जी, 8.5 लाख के दरख्त मेरे पहले काट लिए चोरी उन्होंने, 3 लाख के पहले काटे थे। मैं आप वो हैं जो कहते थे कि मैंने अपनी ज़मीन पट्टे पे दी थी जी, और मेरा पट्टा टाइम ख़त्म हो गया है। जी अभी रहते हैं 10-12 दिन। वो जो पहले दरख्त हैं वो काटने भी नहीं दे रहे। वो उन्होंने काट लिए हैं मालकों ने 8.5 लाख रुपए के, और FIR भी मेरे पे दी हुई ये है। मेरी एप्लीकेशन पहले भी थी 18 को। ये किसको मार्क हुई थी? उन्होंने सर जी अभी तक बुलाया नहीं है, अभी 8-10 दिन रह गए हैं। तो मेहरबानी करके ये दूल्हे वाला में लगा दें सर जी। तो नहीं, मैं दूल्हे वाले उत्थे भी मेरे मुताबिक ही है ना जी हाँ, कि लेकिन मैं ये अपना अमल मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जी, जी। मैनू दसोगे तुसी जी। कि मैं अमल करवाना है। ठीक हो गया सर। आपको कहा था कि आपका मामला जो है जी, जी। वो आपके एग्रीमेंट जी और दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तय होना था। ठीक हो गया कि सर। जब आपने एग्रीमेंट किया था जी, जी। तो वो जो दरख्त थे, क्या वो उस एग्रीमेंट में उस जमीन में आपने जो चीजें लगानी थी जी। वो आपकी मलकियत होंगे, ठीक या है। सिर्फ आपको फसल लगाने के लिए उन्होंने कहा था ठीक और है। बन्नों में दरख्त उन्होंने लगाए? अगर बन्ने में दरख्त उन्होंने लगाए जी। हैं और आपके एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ जी। तो फिर ये उनका राइट है, फिर ठीक आपका हो कोई गया। क्लेम नहीं है। पहले जो 3 आपने अभी तक किसी को अपने एग्रीमेंट की कॉपी दी है? आप उस किसी दरखास्त में भी आप कॉपी नहीं लेके 1.5 आए? साल हो गए सर जी। आपका एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ है? मेरे पास है सर जी, ये सर जी रकबे का स्टाम है। अभी 10-12 दिन रहते हैं सर। आपका क्या नाम है? कैसर महमूद जी। और दूसरे का क्या नाम है? खालिद महमूद। ठीक है, लीगर साहब आपने इसको, मैंने आपको मार्क किया है। इसके मुताबिक उसने इसको बराए शजरकारी ये दिया है 8 साल के लिए पट्टे पे, और इसके अंदर उसकी मियाद लिखी हुई है कि कब से कब तक है। ठीक है, 2.5 लाख वो वसूल कर चुका है, और इसमें वो ये कर रहा है कि जो जुमला पैदावार का मालिक जो है वो ये होगा, वो लिखा हुआ है जुमला पैदावार में तमाम दरख्त, तो ये उसके अंदर जो भी लगाएगा वो इसका है। आपने इसमें सिंपल सी ये काम था कि आया ये मियाद अभी इसकी ख़त्म नहीं हुई है, वो असरटेनमेंट करनी है, और वो दरख्त कटे हैं मौके पे, दरख्त कटे हुए पता चलते हैं कि दरख्त कटे हैं, तो वो करें। ये आप अभी इसको पहले भी दरख्वास्त दी है जी। अब इसका ये है कौन से थाने का? झंडा वाला जी। और ये हमारा सर्कल है क्लूर कोट। ये आपने अभी ना 2 चीज़ें, क्योंकि ये पहले भी कोई वेरीफाई की हुई है, ये करेंगे। ये कचहरी के बाद आपके साथ बैठें, FIR की कॉपी करके जो भी इसके ऊपर एक्शन बनता है वो आपने इंश्योर कर देना है। इसके मुताबिक ये जो मुझे समझ आई है, इसकी असल कॉपी तेरे को लाया ना, असल स्टाम्प भी, हाँ असल स्टाम्प भी लेके आता है, डेट को सर्टेन। अब हो ये रहा था कि इसका 15-20 दिन या महीने का टाइम है जब से पोजेशन देना है। दरख्त वहाँ पे राइप अप हुए हुए हैं, पके हुए हैं सारे, तो उन्होंने वो अपना फ़ायदा किया कि हम इससे पहले काट लें, नहीं तो ये जाके ही काटेगा। वो जो हुआ है वो पर्चा दें, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो उसके मालक है कि नहीं मालक है। जब उन्होंने 8 साल इसको तफवीज़ कर दिया तो ये दरख्त 8 साल के अंदर ही लगे होंगे ना। तो बस ठीक है, इसमें किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, वो मैंने ये पहले भी किया। ये आप नोट करें, अगर ये इसमें इनको ये पहले ये पेंडिंग है, इन्होंने अभी तक इनको सुना क्यों नहीं है? शोका दें इसमें SHO को कि ये जब मैंने ये एप्लीकेशन पीछे की थी और मैंने कहा है कि उस दिन शाम को हर एप्लीकेशन पे SHO रब्ता करे या वो पार्टी उनके पास जाए। ये कितने दिन इसमें हुए हैं, इसने क्यों नहीं अभी तक पार्टी को बुला के सुना था? SHO को दें आप शोका, जवाब देगा, FIR की कापी साथ ला के। ठीक है, जाए। मेहरबानी। आपको अपने सगा भाई आपको तंग कर रहे हैं जी, क्यों? पैसों के पिछों मेरी कोर्ट मैरिज शादी थी आई ना ठीक जी। उस बाद इस सुलह की 2.5 लाख गिदा सी। उस बाद साको जलील की मेरे 4 बच्चे हैं कीती तुसी? जी सुलह की आने सर नाल अच्छा जी। 2.5 लाख गिन के हुण मेरे 4 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारे 10वें महीने दे विच मैं कोई तो घर गिन गया जबरदस्ती मेरे बच्चों को कह मकान ते वंज रखा सी। मेरे जने को अदाई 4 लाख रुपया दे वक्त को रान ते बाल ले सो मेरे जने 80,000 दिते मैं को गिन आया बात। परसों राती हाँ साल ते एक भाई आई ते उन नाल एक बिया बंदा आई अगू थी गया पिस्तौल चा के साको 4 लाख रुपया दे बात इसी ओके सीधा मांग रहे हैं 4 लाख रुपया। इमे जर्सी पड़ रही है साको तंग की थी पे। पहले पैसे क्यों देते सन? 80,000 सुलह कीती सी
जी बस तंग करेंदे हैं साकू असा सुलह करण वास्ते 2.5 लाख दिता है सर को इस्टामी इन पे SHO सराय महाजर वो कहाँ पे है खुद? ये FIR इनकी बनती है अगर वो इसी तरह का नशा आवर है। इसमें इन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगाए हैं 506 B2 के। आप वेरिफिकेशन उसकी कर लें। इसी कमाश का बंदा अगर उसका कुछ स्टांस आता है सामने, ये अब बहन है सगे भाई के खिलाफ ये कर रही है कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है और इनको तंग कर रहा है। एक तरफा 751 करें, सजाती कार्रवाई करें और अगर उसने वाकई उसके पास वेपन है और ये वाकई की तस्दीक होती है तो पर्चा दे दें। ऐसा गरीब बंदे ऐसा कितु गने को पैसे बहन होगी बात, ये आपको मार कर दिया आपने ना। आज 4 बजे SHO सराय महाजर को मिलना है जाके, वो भी आ जाता है। ये मैंने मार कर दी है। आज जितनी एप्लीकेशन मार्क होंगी वो शाम तक उनका फैसला होगा जी। आगे मुसर्रत बीबी जी, आपका क्या मसला? सर मैंने दुल्हे वाली भी आपके पेश की। आपका अपने भाइयों के साथ जायदाद का मसला है? हाँ जी। क्या है? 2 दिन हम दुकान पे बैठे रहे, SHO ने ठा दिया मारते। SHO उनका साथ दे रहा। दुकान आपकी है? हाँ मेरे नाम। किस चीज़ की दुकान है? वैसे जमीन है वो। ठीक है। तो SHO उनके कारोबार चल रहा, मेरी दोनों दुकान SHO ने बंद कर दिया। नहीं वो दुकानों की आपकी कोई इंतकाल कोई सारा कुछ हो रहा। हाँ ये नाम भी है और ये जज के सारे कागज भी है मेरे पास। ये वाली आपकी ये दरखास्त? हाँ ये देख, ये नाम भी है देख लो। नहीं ये जल्द अगर कानूनी तरीके से दुकानें सब भी, उसका इशू क्या है? ये DSP लीगल आप ना इसको बुला लें। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है मुझे इसकी समझ नहीं आई। इनकी 145 की कार्रवाई हुई है, सारा कुछ मुकम्मल है। हाँ हाँ जी। ये क्या है? अब ये इसमें दुकानें वैसे ही आपने ऐसा का बनता था इसने आके बेच दिए अगले बंदे को, अब अगला बंदा आके इसको बैठा देता है। नहीं सर बेचा नहीं है सर। 2 नहीं हुई इसमें 145 की कार्रवाई हुई, इन्हीं दुकानों की बाबत हुई है? हाँ जी हो रही है। ये दुकानें खाली हैं, ताले लगे हुए हैं? हाँ जी। लड़ाई हो गई थी तो अब उसमें कोर्ट ने फैसला नहीं किया अभी? अच्छा उसमें आप ये कर लें कि आप उनको कहें कि वो इनके कागजात मंगवा के जो भी एक्सपीडिएट करवा दें। सर ये 2 बहनों ने बेचा भी है भाइयों को ये। अच्छा और एक और बात है कि अगर इसके पास उसकी खानगी तकसीम नहीं है, उनके पास कैसे खानगी तकसीम है कि ये दुकान इसकी नहीं है, इसको कोई और से देनी है? वो तो कुछ बनाई उन्होंने भाइयों ने बैठे हुए। नहीं मेरे अब्बू ने बनाई थी। वो जो जगह है वो इसको यहीं से मिलनी है ना? हाँ जी। इसके अलावा उन दुकानों के अलावा कोई जगह है यहाँ? वो ये काफ़ी सारी जगह सारा कुछ उन्होंने रोक रखा सर, वो मुझे नहीं देते। अच्छा भाई देखिए आपने अपनी जगह बेच दी, अब आपके नाम पे नहीं है? नहीं नाम है मेरे, ये कागज आगे है। आपने ये दुकान आके बेच दी हुई है ना? नहीं बेची नहीं है, सिर्फ करारनामा किया था, वो भी तड़वा देना हमने कि अब दुकान हमने खुद रखनी है। कामरान मुझे धमकियां देवा मारने की, मेरा भतीजा। अच्छा इसमें एक और बात होती है कि ये आप भी सारे इसी सोसाइटी में रहते हैं कि भाइयों की कोशिश यही होती है कि जी बहनों से जो भी उनको हिस्सा है अगर देना पड़ ही गया, कोई मजबूरी ऐसी बन गई है तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि बहनों को आपने सबसे बुरे हिस्से में से देना है। ये कमर्शियल अगर है, अगर इनकी डिस्प्यूट है और इनका वहाँ पे राइट है तो फिर जो अवेलेबल है वहाँ पे वो जितना उसका हिस्सा उतना इसका हिस्सा है। अगर आप ज़मीन की वैल्यू करते हैं, इनका 5 मरले जगह हिस्सा बनती है और 5 मरले पीछे वाली वैल्यू की जगह जो है वो लाख रुपये मरला, अगली वाली जगह 10 लाख रुपये मरला है। तो जब उसका हिस्सा बनेगा तो वो पूरी क्वांटेशन करने के बाद शरई हिस्सा तो ये बनेगा ना। अगर इसका कमर्शियल में से 5 फुट भी आते हैं तो दे इसको 5 फुट भी कमर्शियल में से। तो आप इसमें उस चीज़ में ना डालें कि इन्होंने आगे बेची कि नहीं बेची, जो इनका राइट है वो इनको करें। और अगर उस पर हमने विकेट करवाई है तो फिर अदालत से जो है वो एक्सपीडाइट करवाने की रिक्वेस्ट करें और दूसरा सजाती कार्रवाई करें इनकी। खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई नुकसान हो जाएगा फिर ये आप एक दफ़ा अपने दफ्तर में इनको बुलाएं, इनका जो आगे बायर है वो जो सेलर हैं ये इनके जो भी, और आप फिर एक बार सुनने के फिर आप प्रेजेंट करें मेरे अम्मा जी। मैं हूँ पढ़ी है ना थोड़ी रिपोर्ट आई है पहले भी ए हूँ एक बार तुहानू DSP बुलाते हैं, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ बड़ी मेहरबानी होगी सर, बड़ी मेहरबानी ऐसे ना होगी। क्या कर रहे हैं आप ये आप इसको ना एक स्पेशल प्रायोरिटाइज कर दें क्योंकि ये इतना पुराना है तो ये मेरा भी टेस्ट है कि इसको हमने रिजॉल्व करना है। ठीक है हाँ ये रिजॉल्व होना चाहिए, समझ कर दिया मैंने। मोहम्मद असलम 2,20,000 के 22 लाख की दुकान में सौदा तय हुआ जी सर। 5,000 उन्होंने टोकन दे दिया जी सर। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद सर मैंने ऊपर इत्मीनान कर लिया है जानने 1.5 लाख उन्होंने और दे दिया। जी सर। और उसके बाद आपने सर कब्जा भी दे दिया दुकान का? नहीं ये कब्जा भी आपके पास है? नहीं सर, कब्जा भी दे दिया था सर। उन्होंने आपको मुख्तलिफ औकात में 9,30,000 दिए। टोटल सर बनते हैं वो नीचे लिखो है 10,58,000 है। 11,42,000 आप कहते हैं बकाया है? जी सर। तो वो क्या कहते हैं? वो सर कहते हैं मोअज़्ज़िन की वजह से जो आज कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, बस इसी तरह लटकाए हुए हैं सर। तो आपने कब्जा क्यों उनको दे दिया पेमेंट लिए बगैर पूरी? आप खुद पुलिस से रिटायर हुए हैं, समझदार हैं, कानून को समझते हैं। एतमाद में धोखा खा बैठा हूँ सर। इसके बारे में आपके कोई दीवानी मुकदमात भी चल रहे हैं? नहीं सर। आपने उसके रजिस्ट्री पे साइन का रजिस्ट्री भी करवा दी हुई है? करवा दी है सर, सब कुछ एतमाद पर दे दिए सर। तो इतना एतमाद किया तो फिर एतमाद में फिर आपने जब इतना कुछ कर लिया तो फिर अल्लाह पे एतमाद करते हुए क़यामत वाले दिन फिर मेरा ख्याल है आपको इतना एतमाद था कि आपने उनको कब्जा भी दे दिया, आपने रजिस्ट्री पे निशान अंगूठे भी कर दिए, आपने पेमेंट का उनसे कोई एडवांस चेक कोई पे ऑर्डर कोई चीज़ ही नहीं ली? कोई भी नहीं लिया। तो अगर उनका बयान ये हो कि हमने सारे पैसे दे दिए तो कौन फैसला करेगा कि आप सच कह रहे हैं कि वो सच कह रहे हैं? ये तो सर आपके सामने अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं ना, तो वो कह रहे हैं, उनका हदीस मुबारक है कि जब आप कोई लेन देन करें तो उसके लिए 2 गवाह रखें और उसको लेन देन को डॉक्यूमेंट कर लें। बस वो जानने वाले थे सर, मैंने इत्मीनान कर लिया इसमें। चले आपको एक बार सुन लेते हैं, मुझे यकीन है कि वो आके यही बात कहेंगे कि हमने तो पूरी पेमेंट दे दी है, ये बदनीयत हो गए हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि कोई बंदा पैसे लिए बगैर टोटल पेमेंट के ना तो कब्जा देता है जी सर, ना रजिस्ट्री साइन करवाता है। इसी तरह है सर बिल्कुल, लेकिन मैंने धोखा खा लिया है सर, इसमें एतमाद पर धोखा खा बैठा हूँ सर। इसमें जब आपने सौदा किया था आपने वो गवाहान पेश किए किसी लेवल पे? कोई गवाह हैं इसके? जी भाई ये मेरा और चचादाद भाई है सर। नहीं वो दोनों आपके रिश्तेदार हैं, वो कहेंगे ये तो भाई है इसका। वो जो हमारे लिख पढ़ के अलावा ये कहीं पे आपने कोई साइन कराए हों? नहीं सर, कोई ये हमारा बकाया है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। ये आपने सारे ट्रांसफरें हो गई, हर चीज़ इसमें उन्होंने फीस अदा की हुई है? जी सर, सब कुछ हो गया है सर। चलिए इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको बिठा के एक दफ़ा बात सुन लें। जी सर। अगर वो इस बात पे आप आ जाते हैं कि जी वो इस बात पे कि टाइम लेते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है इस पर हम देख लेते हैं। बेहतर, मेहरबानी। मोहम्मद अमीर, क्या मैटर आपका? ये हमारा मुलज़िम है इश्तियारी सर, शरेआम घूम रहा है बाज़ार में, अभी भी डांडला उस पर बैठा हुआ है। पुलिस को सर बताते हैं 5 मिनट के बाद उसके पास कम करना है ये सर 499 F का है सर और 25 D 29 D के हैं सर। मुलज़मान इरफान अब्बास? जी सर, इरफान अब्बास है सर। कौन से थाने का? थाना सिटी का है सर FIR है। ये कब से इश्तिहारी चल रहा है? ये सर 5वें महीने से 7/5 से इश्तिहारी है सर जी। और आपका कितना मालियत का चेक है? मेरे सर 2 चेक हैं, 1,40,00,000 लेना है। किस लिए दिए थे आपने? सर मैंने एक गाड़ी दी थी और एक मकान लिया था इससे, और एक कार वाला डिग्री हो गया चेक सर, उसका इजरा चाह रहा है लेकिन वो पेश नहीं हो रहा, इश्तिहारी है सर, न फौजदारी में पेश होता नहीं इजरा में। बैकग्राउंड क्या थी इसकी? ये कोई प्रॉपर्टी डीलर था? जी सर, प्रॉपर्टी डीलर था सर इधर तो आप जैसा कह रहे हैं कि इतना धन बनाता हुआ फिर रहा है? जी सर। तो उसने और भी लोगों के पैसे देने हैं, इसका सर क्या आपके पास कोई सबूत है कि वो आप सिर्फ अपनी? सर है सबूत, इसके ऊपर 26 FIR है, 16,499 इसकी मौजूदगी का। जी सर, इसने सर 50 करोड़ का घपला किया है। तो इसकी मौजूदगी का क्या सबूत है कि ये इधर ही है सर? अभी ढांडल हाउस पे बैठा, उसके 4 नंबर आन है, व्हाट्सएप चाह रहा है, टिकटॉक चाह रहा है, सब कुछ दिया है सर, सब कुछ दिया है लगा के साथ, और लोकेशन भी सर निकलवा के दिए हैं, उसकी वीडियो भी दी है, ये बैठा हुआ है, उसको कॉल पहले चली जाती है, पुलिस के पहुंचने से पहले निकल जाते हैं वहाँ से सर। इसमें DSP सदर बकर और SHO सिटी इनको 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन बाद SHO ये इंचार्ज जो IO है वो और ये कंप्लेनेंट, इन तीनों का दफ्तर बुलाएं, वो आके बताएगा कि उसने 3 दिन में क्या किया है। 3 दिन के बाद आपने PA को कह के उसको शोका नोटिस जारी कर देना। ये 3 दिन का टाइम है शोका से पहले कि वो बंदा पकड़ ले, नहीं बंदा पकड़ता तो 3 दिन में शोका दे दें, डेली फिर वो उसकी परामर्श देगा कि उसने क्या किया। 7 दिन बाद फिर उसका मैंने फैसला कर देना है, या वो 10 दिन में बंदा पकड़ेगा या फिर वो सज़ा लेके इसका जवाब देगा कि उस इतना नलायक है। अगर मुद्दई उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो वो इसको डिनाई करे ना कि जी जो नंबर दे रहे हैं वो गलत हैं। अगर वो नंबर किसी और के पास चल रहे हैं, वो बंदा लेके आ जाए कि जी ये बंदा तो ये है जो मैं ये कह रहा है, जिस जगह पे वो कह रहा है वहाँ पे रेड करे, ना मिले फिर मुझे बताया कि मैंने जी रेड की थी, बंदा भी नहीं मिला, उसने किया क्या है वो उसने ये बताएगा। उसकी कुर्की के लिए इसने कोई तरह किया है? 88 की कार्रवाई की है अब तक उसकी? ये कब का इश्तिहारी है?
ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें, 3 दिन बाद जब शोका देना सारी चीज़ें इसमें लिखनी है कि उसने उसका 88 का तारा किया नहीं किया है, और कितनी रेडें इसने की हैं उसके, कितने 216 के पर्चे दिए हैं इसने। 3 दिन आप दें, उसके बाद फिर आप मेरा दफ्तर ही होगा, यहाँ नहीं दफ्तर आएंगे मैं, फिर मैं देखता हूँ उसको। मुजम्मल हुसैन FIR 592, मैंने सुने जी ये सारे इकट्ठे कर दिए मैंने। 3 दिन बाद जो इसके मुद्दई हैं ना 499 F के, वो आप इकट्ठी उसकी FIR निकालें मुलजम की, और जितने उसके मुद्दई हैं उन सबको इकट्ठा कॉल कर लें। सर मेरा सदर थाने का है सर। जी जी, जिस भी थाने का मुलजम एक ही है ना आपका? हाँ बस ठीक है, आपने उसके मुलजम के खिलाफ जितने FIR दे देना वो सारी क्लबिंग कर लेंगे। ये हमारा वो प्राइम सस्पेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी बुजुर्ग। सर जी वो मेरी चोरी थी गई आज 2 साल पहले। ठीक। ते सदर थाने दे विच 2 साल पहले ये 2022 का हुआ जी है। जी। रिकवरी नहीं की इन्होंने? नहीं जी न, मैंने जी एक प्लेट दी ने LED दे बदले, ये सोलर प्लेट नहीं होंदी वो एक कम की भाई मैंने कश नहीं मिली। मजदूर आदमी है, ड्राइवर है, 15-20 हज़ार वाला, घर को चलाना बड़ा मुश्किल थी वेंदे भला थी सी थोड़ा। ये FIR नोट करें 592, इसमें इसका IO निकालें जिसने मुकदमा चलान किया है, और वो पहले चेक कर लें हमारे पास तैनात है, कहाँ पे तैनात है। अगर वो तैनात है तो इसको आप कॉल कर लें दफ्तर, और बुजुर्गवार को बुला लें। ये फिर आगे बताएगा कि जब वो मुलज़म पकड़ा था जिससे ये तकरीबन इनकी जो मालियत है, ये मेरा ख्याल है को कम से कम भी जो है 8-9 लाख की ये वारदात है। 5-6 लाख की। 5-6 लाख की जी। तो ये LED बैटरी बंदे भी चलान किए हैं, कितने बंदे उसमें चलान किए थे, और एक सोलर प्लेट इनको रिकवर हुई है 6-7 लाख के बदले में। तो वो बताएगा कि वो बंदे असल थे, तो फिर बाकी रिकवरी कहाँ पे है, या उसके साथ के जो को एक्यूज्ड हैं क्या वो PO हैं उसमें जिनके पास रिकवरी आनी है। अगर इसमें कोई PO है मुलज़म में कोई सी ये नहीं पता जी, मैंने ना आख्या भी जेली थोड़ी LED गई है ना उनके बदले थोड़ा प्लेट देने पाए बस। कि मैंने SP इन्वेस्टिगेशन को मार की तो उसकी इंक्वायरी भी करें। ठीक है कि ये बंदे जब पकड़े थे इसमें क्या इन्होंने किया, और वो बंदे कौन थे, एक था एक से ज़्यादा थे, रिकवरी क्यों नहीं हुई इस टाइम पे। ठीक है बाबू। ठीक है जी, मेहरबानी सर। तसव्वुर अब्बास, ये कौन है जिनके खिलाफ दरखास्त दी आपने? एक होकर जी सर शाह की मैटर है इन्होंने नाल तो मामला की है सर सारा कोई मामला नहीं, इन्होंने कोई सियासी रंजिश है सारे मामू नाल। एक कर मैं बच्चे ते मैं वल्ले आंदे सी ये मेरे अगू ठीक ना पहले मैं फैर जिन्हें कहंदे सब सट्टा वजियां मेडिकल कराया सी जी आया रेस्क्यू सब चाहिए था मेडिकल कराया सी जी। ये बात इन्होंने सबूत ही मेरे को इन वीडियो सबूत है पिस्टल शिस्टल चाहिए बैठन मैं तो दिखा सकना। फिर दरखास्त थाने ते दित्ती, फिर की कार्रवाई हुई? कल दरखास्त DP ऑफिस से दी थी जी। ये कल का बकुआ है? ये परसों दा बकुआ है। ठीक है जी हां, ये मैं तो वीडियो सबूत इन्होंने मैं वीडियो सबूत देख लेना बेटा। जी हां मैं ऐसे सर ये रात को बात मतलब सारी मतलब घर दे अगू आके बात फायरिंग करने ना रास्ता सारा रोकने जी। केड़ा इलाका है? ये बस्ती चौहान है। थाना केड़ा लगता है? सदर है। 15 ते कॉल की थी सी जी 15 ते कॉल इन्होंने मेरे पूरे जिस्म को कुटे सारी सारी बाट मारे ने। सच्चो सर नहीं मेरे पास नहीं है। ये अख ते बाट मारे ने तो सिर ज बाट मारे ने। है कौन है की वजह है? ये तो वजह रसी है सियासी रंजिश मेरा दिन नाल कोई मामला ही कोनी। तेरा मेडिकल होया? तू मेडिकल करा, होर कौन जख्मी होया सी? मेरे नाल मतलब जेड़ा मेरा मलवेर ओ माल गए ना जिले फैर शेयर कीते ना मैं डठा नहीं ना मैं को आकुटा है खत्म होंदी है ना जी। तू बैठ फ्रंट डेस्क के ऊपर जी ठीक है, जिथे दफ्तर बने हैं जी। इसमें आप इसकी वेरीफाई ये चेक कर लेना। मेडिकल नहीं आया, अगर मिसाल के तौर पर कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है तो इसमें उन्होंने असले के साथ को बट मारे हैं, 15 पे कॉल हुई है, लड़ाई मार कुटाई की होगी, 1 से ज़्यादा बंदे हैं, इसमें 4-5 बंदे इसमें किए हुए हैं, 7 बंदे, तो उसके मुताबिक जो FIR बनती है वो देर से वकूए की तस्दीक कर लें। आपका जी आपका रकबा जाती जी जी इन्ना दा तलू जमा बंदी तो वकूआ का दूंदा है ये जी 15 तरीक दा जी त्योहार वाले दिन दा जी। अच्छा थाने ते दरखास्त दी है जी, आप कोई सुनी च नहीं आई थी। रौला की ਤੁਹਾਡਾ सर आप रकबा कोई रोला सारा पहले ਰੌਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। नहीं जी नहीं सर आप जाती रकबा जी
असा अपने सारा घर मकान पाते सबूत जरा कह रहे हो जी वीडियो है जी चीज दी वीडियो है जी ये दिखा बच्चा वीडियो दिखा नहीं मैं देखी नहीं मेरे साथ दस दो वीडियो की है ये भेड़ जे जे कुंबार लाइन जी किथे हुई लड़ाई है उथे ही जी बजो के जी उसने बड़े लोग का न पहनी पूछी का इलाका केड़ा सदर दरिया वीडियो विच मौजूद है जी असले च नजर आंदा ओदे जी जो तले लोग ही बताया जी ये सुतानी जी पिस्तौल ते तेनु किसा नजर आया ओदे सुथन जी सुथे तानु किसा वो नजर आया तक चोला थे तो जिस है जी वो वीडियो च रिकॉर्डेड है ना रिकॉर्डिंग कौन नहीं जी चले इसमें उनको करें वेरीफाई इसमें ठीक है मैं ये एसएचओ को कहा मैंने वो शाम तक दसेगा तुसी 4 बजे तो 6 के दरमियान एसएचओ ने मिलना है जाके जेड़ा सबूत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ठीक है जी ठीक राणा ज़ियाउल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम आपने अपनी ज़मीन ठेके पे दी थी बैठे आप ये तो नहीं है ठेके पे सर जी लकमान कौन है थोड़ा ना राणा ज़ियाउल्लाह मेरा नाम सर राणा ज़ियाउल्लाह शाकिर है मैंने ठेका दिया था राणा आपकी ये दरखास्त है ना जी सर मामला क्या आपका मामला यह है कि मैंने पटाई का ठेका दिया था राणा लुकमान को तो राणा लुकमान को ठेका दिया उसने मेरी वहाँ पटाई शुरू की हफ्ता 10 दिन तकरीबन जाता रहा वहाँ से निकला सरिया जी उसने सरिया जो उसके साथ मज़दूर थे ना उनके साथ मिली भगत के साथ एक हिस्सा मुझे देता रहा एक वो फ़रोख्त करता रहा जब वो फ़रोख्त करता रहा था मैंने जाके अपनी मदद आपके तहत मैंने इसको तस्दीक की मुझे पता लगा शहादतें ली और फ़ौरन मैं आगे कबाड़ियों के पास पहुंच गया जी कबाड़िए मैंने देखे चेक किए कबाड़िए की मेरे पास फ़ोटो भी है तस्वीरें भी हैं और मुलजिमों भी अब एसएचओ साहब ये बात करते हैं कि ये जो बंदे हैं ना चार आदमियों पे पर्चा देता हूँ 4 में जो चौथा नंबर है ना सर सजाद नाम जी शबोरा ये उन्होंने पकड़ा हुआ भी है और इन पर बरामदगी मैंने खुद डलवाई है मैंने कहा ये वाले देख ले ये देख लो और उसकी सार अगर आप इजाज़त दो तो मैं उनका आपकी पिक्चर अच्छा आपका पर्चा नहीं हो रहा पर्चा नहीं हो रहा चोरी किया कार्रवाई हो अच्छा दूसरी अर्ज ये है जी हमारे साथ जुल्म ये हुआ कल मैम को मैंने दिया मैंने आपकी बात सुन ली इस पे एफआईआर हो जाती है आपने माल बरामद करा दिया ना माल बरामद करा ऐसा फौरी एफआईआर अगर चौथा बंदा इन्होंने गलत बंदे नॉमिनेट किए हैं उनको तफ्तीश में बेगुनाह कर दें हाँ जी कि आप दरखास्त पहले चेंज करवाएंगे कि उसका नाम निकालें उसका ना निकालें एसएचओ की यही बात है कि अब भी कल डीएसपी साहब सैलून के बाद कल मैं गया था हाजिर हुआ था जी मैम ने मुझे भेजा था तो उन्होंने ये कहा अब एसएचओ ये कहता है कि ये जो है ना कबाड़ियों के नाम निकाल दे यूपलों को मैं पर्चा देता हूँ सर ये जो कार्रवाई बनती है जो एप्लीकेशन दी है से माल बरामद हुआ दे उनका नाम भी पर्चा मेहरबानी सर थैंक यू सर बंडल आप दी थैंक्स अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी आसिया बीबी सर साढ़े ना पिंड 'ਚ शादी सी ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ 34 ਪੇੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ 17 ਅੱਡੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ मोहम्मद अकराम कौन है ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ निशान ते सरफराज ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 200 ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ 17 ਪੱਖਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸੀ ਗੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹਮ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਪਨਾ 15 ਤਰੀਕ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਟਰ ਪੱਖਰ ਦਾ ਵਾ ਲਈਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਖਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਰ ਜਾਓ
इस वास्ते रिक्वेस्ट है सर सानू कि सर मैंने इंसाफ ਜਿਹੜੀ चाहिए ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਠਾਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ अगर कोई प्राइवेट है तो डीएसपी सदा खुद कहाँ पे हैं? राज छुट्टी उनका चार्ज किसके पास है? ये ना सीनियर्स है सर ठीक इनका बंदा 4 बेटे बमा गाड़ी कोई नामालूम लोग ये कह रही हैं कि गाड़ी पे लेके गए हैं 1 पे कॉल की ये लिए वाले आए हैं इसका मतलब वहाँ पे इंसिडेंट के बारे में कुछ ना कुछ बात हुई होगी उसके बाद आगे वो कोई लेके गया जिले की पुलिस लेके गई है तो बताए बगैर सरकारी लोग थे प्राइवेट लोग थे ये तफसील बताएंगे ना कि उनको क्यों लेके गए कोई तो को रिकॉर्ड है उन्होंने कभी बंदा बेटा तेरा को फड़या गया होगा किसी बात कोई सर ना मेरा कभी बेटा फड़या गया ना मेरा बंदा कोई साढ़े ते एफआईआर नहीं आईडी कार्ड चेक करो इसको इमीडिएट करें ठीक है ना एफआईआर फौरी हो जाए बाकी आगे फिर वो चलता रहेगा अगर किसी कस्टडी में होंगे किसी ने हमने अमर वांगी तो नहीं ना करवाई वो कुआ कदों है 19 तारीख है 2 दिन हो गए तो अगर किसी ने लेके गया तो वो बताते अमर वांगी करते इंटीमेट करते और अगर बकर की किसी पुलिस के पास हो तब भी बताएंगे वो उन्होंने क्यों पकड़ा इलीगल क्यों रखा उनके पास है तो और अगर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई एफआईआर दे फिर देखा जाएगा बाद ये इमीडिएट करें आगे हो जाता है ठीक है सर नाज़रीन इस वक्त डीपीओ भक्कर की खुली कचहरी में मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ डीपीओ साहब मौजूद हैं इन्होंने अभी मुख्तलिफ साइल इनके मसाइल सुने और उस पर जो रिलीफ दिया जा सकता था अब हमने इनकी खुली कचहरी देखी भी आप भी उसके मनाजिर देखेंगे डीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर कैसे हैं आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले ये खुली कचहरी का कल्चर बड़ा बेहतरीन है कि अगर किसी भी शहरी को किसी भी अपने मुतलका थाने से कोई मसाइल है तो यहाँ पे आके जो है आपके सामने रखता है मुझे ये बताएं कि जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है बहुत लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है यहाँ पे किस तरह के जराइम का सामना करना पड़ रहा है क्या यहाँ पे आके लोग अपने मसाइल आपके सामने रख पाते हैं जब वही मुतलका थाने के SHO या DSP की मौजूदगी में आपको मसाइल बताते हुए कोई इस तरह का आपने देखा? ये जो खुली कचहरी हैं जी ये CM पंजाब और IG पंजाब साहब की ओपन डोर पॉलिसी के अहकामात का जो तसलसल है उसी के सिलसिले में ये की जा रही हैं और बड़ा ऑब्वियस इसकी एक आपने अपनी पूरी कचहरी की फॉर्मेलिटी में देखा है कि लोग क्योंकि भक्कर एक पसमानदा इलाका है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है और स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है 4 तहसीलें हैं इसकी और अगर आप उनका फासला करें तो शायद ये मोर देन 100 वन वे बनता है तो उस हवाले से लोगों को अपने मसाइल के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे थाने में उनके ये शिकायत या ये मसाइल जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे क्योंकि हर थाने में SDPO SHO उनको भी टास्क किया गया है 2 घंटे स्पेसिफिकली शाम 4 से 6 पब्लिक डीलिंग के हैं जिसमें कोई भी साइल जो है वो अपने शिकायत के सिलसिले में आ सकता है लेकिन खुली कचहरी में क्योंकि लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं शायद उनके वो लोकल लेवल के ऊपर वो ये समझते हैं कि तशनगी रह जाती है या शायद एक जो पुलिस का एक रिस्पांस होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी एक शायद एक हमारे लिए ये टेस्ट भी है कि हम लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा करना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई खुली कचहरी की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो यहाँ पे आएगा उसी को रिलीफ मिलेगा जो मेन पर्पज़ है वो ये कि हम जो लोकल लेवल पे हमारे मसाइल हैं वो हमारे SHO और DSP सबान उसको कितना एड्रेस कर रहे हैं और इस खुली कचहरी में हमें एक फ़ीडबैक मिलता है कि क्या हमारा रिस्पॉन्स जो है उसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए तो मैंने जब यहाँ पे चार्ज लिया है तो 2-3 मामलात में जैसे ये ज़्यादातर यहाँ पे जो शिकायत हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं क्योंकि भक्कर जो है यहाँ पे सेटलमेंट एरिया है जहाँ पे लोगों को ज़रूरी ज़मीनें अलॉट की गई हैं बातकारी के लिए तो यहाँ पे उस वजह से एग्रीकल्चर और स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो 90% इशूज़ हैं अगर उनका कोई और भी आउटकम आती है लड़ाई झगड़े पे बात चली जाती है तो उसकी जो बुनियादी वजह वो कहीं ना कहीं से ज़मीन के साथ ही रिलेटेड होती है तो इस तरह के मामलात में क्योंकि इन खुली कचहरियों से आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एक मैसेज जाता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप कभी भी सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं कर सकते सर किस तरह के नॉर्मली यहाँ पे आपको केसेस का मैंने आपसे कहा कि हमारे ये आप इनको 2 साइड पे डिवाइड कर लें एक वो है जो क्राइम से रिलेटेड है जैसे किसी की बाइक चोरी होगी हमारे कुछ थाना जाते हैं जो बाइक चोरी से हवाले से थोड़े से सेंसिटिव हैं जहाँ पे सिटी का कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे बाइक थेफ्ट का है जैसे सिटी भक्कर है सदर भक्कर है क्लोर कोट है और मनकेरा का कुछ इलाका है ये वो इलाके जहाँ पे मार्केट्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं बैंक्स हैं स्कूल एजुकेशन के इदारे हैं
तो यहाँ से बाइक चोरी है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड इलाके हैं जहाँ पे आबादकारी है, वहाँ पे ये सोलर प्लेयर्स और जो इन्वर्टर्स हैं इनकी चोरी का रुझान है। और तीसरा जो है वो लोगों का प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट जो है कब्ज़े से रिलेटेड, इन तीन के हवाले से जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि यहाँ पे जब साइलिन आते हैं वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कई बार वो पूरी एक फ़िल्म और एक कहानी और कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मैनिपुलेट करके किसी तरह से मुतलका थाने के SHO को डांट पटवा दी जाए। तो किस तरह से ये आप जो है फैसला करते हैं कि ये वाक़यातन सही बात लेके आया है या इसकी कोई टसलबाजी चल रही है अपने मुतलका थाने के? देखिए, आपकी जो उनकी जो कंप्लेंट है वो 50% ऑफ द इशू आपको उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और मैंने आपसे कहा कि इस कचहरी का मकसद जो है सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है। हर बंदे को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। और बीइंग अ DPO मेरा सेल्फ एनालिसिस ये है कि मेरे पास ये जो जितने ज़्यादा लोग आते हैं ये मैं अपनी कामयाबी तब समझूंगा जब ये हमारी खुली कचहरियाँ खाली हो जाएंगी, जब लोगों को उनके मेरे SHO और मेरे DSP को रिलीफ दे दें तो उनको ज़रूरत ही नहीं है DPO के पास आने की। तो इसमें जो लोगों के एक्सपेक्टेशन, शायद मैंने कहा कि कुछ हमारा कल्चर भी है कि शायद लोग ये समझते हैं कि अगर आप किसी सीनियर अफसर के पास जाएंगे तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इसमें बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी नीचे फोरम पे नहीं दी गई और वो सीधा खुली कचहरी में आ जाते हैं और उनकी कोशिश होती है। तो इसमें क्योंकि ऑल जो चैनल्स हैं वो इक्वली अवेलेबल हैं, SHO से लेके DPO तक तमाम दफातर जो है वो आवाम के दफातर हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हैं। सर कितनी ये खुली कचहरियाँ आप एक महीने? जी, मैंने आपसे कहा कि मेरी कम से कम कोशिश होती है कि हमारी क्योंकि 4 तहसीलें और 4 तहसीलों में मेरे 12 थाने हैं और मेरी एक जो शेड्यूल्ड हैं वो हर तहसील में 2 मैं करता हूँ, ठीक है, ताकि वीकली, ताकि हर महीने में हर तहसील के अंदर 2 कम से कम खुली कचहरियाँ मुनक्कद हो जाएँ। इसके अलावा जो SDPO के ऑफिस हैं, थाना जात हैं, जुमे के दिन हम मसाजिद के अंदर जो मुख्तलिफ जहाँ पे जुमा अदा करते हैं वहाँ पे भी हो जाती है। इसके अलावा मेरे ऑफिस में भी डेली बुनियाद पे, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट सेल है, कुछ हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन आती हैं। जैसे हमारे 1-2 सॉफ्टवेयर है 1787, 8787 और ज़िला पंजाब का एक कंप्लेंट पोर्टल है। तो जो एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन आती हैं उनकी जो हेयरिंग है वो मैं अपने ऑफिस में उन कंप्लेंट से करता हूँ। तो ये राउंड द क्लॉक तकरीबन तमाम वर्किंग डेज़ में 6 डेज़ अ वीक कंप्लेंट ऑफिस मेरा एक डेडिकेटेड एक कंप्लेंट ऑफिस है जिसमें हर कंप्लेंट उसके लिए कम से कम 2 घंटे मेरे ऑफिस में डेली उसके डेडिकेटेड है। और जो ये 8 या 12 कचहरियाँ जो हम हफ्तावार महीने में जो करते हैं मुख्तलिफ तहसील में, इसका मकसद ये है कि जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं उनको बजाय ट्रैवल करके दफ्तर आना पड़े, आप उनके करीबी किसी थाने में चले जाएँ, उसको पहले आप वेल अनाउंस कर देते हैं ताकि लोगों को अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो आके आपको फीडबैक दे सकें। कितने साइलिन आज आए आज की? मेरा ख्याल है अगर आप मिनिमम है तो शायद 70 से 100 के करीब आपकी एप्लीकेशन होती हैं। डिपेंड करता है, कई दफ़ा जो है वो ज़्यादा भी किसी इलाके में आते हैं। ये एक पैटर्न नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि वो चाहे एक एप्लीकेशन है 100 एप्लीकेशन हैं, वो जो भी उसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन लिया जा सकता है। सम टाइम आपको थोड़ा सा गेयर अप करना पड़ता है, एक्सपीडिएट करना पड़ता है। कुछ हमारे इंसानी फितरत रवैये होते हैं कि शायद एक मसला एक कंप्लेनर के लिए, जैसे मेरे पास मैं उसके लिए 20,000 का रिकवरी का इशू था तो उसके लिए शायद वो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जो मेरा जो IO है उसके लिए हो सकता है कोई और इम्पोर्टेंट केस है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए खुली कचहरियाँ की जाती हैं ताकि जिन चीज़ों में हम थोड़ा इनसेंसिटाइज होते हैं या चीज़ों को ईजी लेते हैं उस पर हम थोड़ा सा एक कंक्रीट उनको सर्विस डिलीवरी बेहतर कर सकते हैं। सर आप लाहौर में बहुत ज़्यादा आपकी सर्विस है, लाहौर से बकर एक मुख्तलिफ चैलेंज, पहले तो ये बताएं कि लाहौर और बकर के क्या डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था? देखिए जी, लाहौर एक मेगा सिटी है, उसमें हर तरह का फ्लेवर है। रूरल एरिया भी मैंने लाहौर में मोर देन 20 ईयर की मेरी सर्विस लाहौर की है और उस हवाले से रूरल एरिया भी जैसे सदर डिवीज़न है, हर डिवीज़न का जो एडजस्टेंट एरिया है उसमें रूरल और अर्बन दोनों का मिक्सचर है और कुछ मेट्रोपॉलिटन है जो कि सेंट्रल लाहौर के हैं। तो पुलिसिंग का एज सच एरिया टू एरिया इतना फ़र्क नहीं होता, हाँ, लेकिन जो वॉल्यूम है क्राइम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स के हवाले से वो फ़र्क है। बकर एक छोटा ज़िला है कंपैरेटिवली क्राइम को देखा जाए। लाहौर का टोटल क्राइम तकरीबन 200,000 से प्लस है और यहाँ पे जो टोटल ज़िले का क्राइम है वो 7,500-8 हज़ार के करीब है। और इतना क्राइम शायद लाहौर के किसी अच्छे एक क्लास जो कैटेगरी के थाने हैं उनका क्राइम 10,000 प्लस है। तो उस हवाले से, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं और जो उनकी रिड्रेसल है
वो बेहतर की जा सकती है। यहाँ पे पुलिस वर्किंग के हवाले से, लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, क्योंकि जितना पुलिस के पास वर्क ऑफ लोड कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप लोगों की कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सकें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मैं अभी बैठा तो मुझे बताया कि यहाँ पे हनी ट्रैप के बहुत ज़्यादा केसेस हैं और आपने इसके हवाले से शायद कोई गैंग भी पकड़ा है, वो अगर थोड़ा सा आप बताएं। ये देखें, ये हर जगह पे लाहौर में भी है, इस तरह स्टिंग ऑपरेशन आपने देखे हैं वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेट है कि इसमें एक हमारा सराय महाजर के हवाले से मुझे जो है वो ज़्यादा इसमें कंप्लेंट्स आती हैं। वहाँ पे कोरिया नाम का एक इलाका है जिसमें शायद एक गैंग जो है वो एक्टिव है, जिनका जो लोगों को दूर दराज के इलाकों से फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैप करते हैं और फिर उनको इनवाइट यहाँ पे करते हैं और फिर उसके बाद एक इंसिडेंट क्रिएट करके ब्लैकमेलिंग लोगों की शुरू करते हैं। और हर आदमी जो ट्रैप हो जाता है वो अपनी बदनामी और अपनी जो ये जो इस तरह के मामलात में अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी प्राइवेसी को रखने की वजह से वो इसकी ना तो कंप्लेंट करते हैं और ना ही वो उसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक इजी अर्निंग बिजनेस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बकायदा गैंग्स मौजूद हैं जो खवातीन के जरिए लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया बेसिकली इज़ अ टूल फॉर ट्रैपिंग के। उसमें आप मुख्तलिफ, आपको पता है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसमें आप सोशलाइजेशन करते हैं और वो खवातीन के साथ जो है उनके फेक प्रोफाइल बना के पिक्चर्स उसके ऊपर अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद जब वो व्हाट्सएप के ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज हो जाती हैं या मैसेंजर के ऊपर, फिर उन्होंने कुछ खवातीन हायर की हुई हैं जो उनके साथ जो है रस्म व रिवाज और जो मरसम है उनको बढ़ाती हैं और फिर उनको दावत उसका एविडेंस कलेक्ट कर लिया, फिर उनको दावत गुनाह दी जाती है और फिर उसके हवाले से पूरा एक उन्होंने एक टीम बनाई होती है जो इंटरवीन करती है और फिर उस कमज़ोरी का या उस बदनामी का फ़ायदा उठाते हुए विक्टिम को ब्लेम करते हैं। तो इसमें इस तरह के जुर्म को ख़त्म करने का एक ही तरीक़ेकार है। एक तो ये कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, दूसरा ये कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए और लोगों को जिनको जो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जिनको ट्रैप किया है, वो सामने आएँ और इस बुराई के खात्मे के लिए रोल अदा करें। अच्छा सर, इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। सर, मैं 2-3 दिन से भक्कर में मौजूद था और मैंने देखा कि भक्कर में बहुत से इलाके हैं जो सुनसान है, जंगल एरिया है, लेकिन मैंने कहीं पे भी इस तरह महसूस नहीं किया कि मुझे कोई आके लूट लेगा या कोई डकैती की वारदात होगी। और मुझे जो यहाँ के मुकामी थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे डकैती की वारदात ना होने के बराबर है। उसमें क्या कोई वर्किंग है या क्या, मतलब कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया, हम रात गए सड़कों पे फिरते रहे, लेकिन लाहौर में भी ये महसूस होता है कि यार कोई आके वेपन दिखा के मुझसे ले जाएगा। यहाँ पे वो ख़तरा नहीं था, ना मुझे महसूस हुआ ना आम शहरियों को किया। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? स्ट्रीट क्राइम की जो मेन वजह है वो अर्बनाइजेशन और जो आपकी सेटलमेंट होती है आउटसाइडर की। लाहौर में या जितने भी बड़े मेगा सिटीज़ हैं या जो कमर्शली डेवलप्ड सिटीज़ हैं लाहौर के, वहाँ पे दूर दराज के इलाकों से लोग मुख्तलिफ़ नौकरियों के लिए, रोज़गार की तलाश में, मजदूरी की तलाश में आते हैं। और जहाँ पे एक्टिविटी और सेटलर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो जुर्म करने वाला है वो भी ये समझता है कि मैं यहाँ पे जुर्म करूँगा, मुझे यहाँ पे कौन पहचानता है और मैं एक सर्टन टाइम में करने के बाद अब लाके वापस चला जाऊँगा और जब मेरी फिर दोबारा मुझे ज़रूरत महसूस होगी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आऊँगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोकल आबादी है। क्राइम करने के लिए कोई बंदा लाहौर से ट्रैवल करके भक्कर नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे मोबाइल स्नैच करना है या मैंने यहाँ पे किसी से 5 लाख रुपया या लाख या 2 लाख। लेकिन लाहौर में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वहाँ पे जब हम जुराइम को गैंग पकड़ते हैं तो कराची, पेशावर, इवन अफ़गानिस्तान से लोग ट्रैवल करके लाहौर आते हैं, वारदात करते हैं, क्राइम करते हैं, हाउस रॉबरी, बगलरी और मुख्तलिफ, और फिर उसके बाद वो अपने इलाकों वापस चले जाते हैं। तो ये जो इस तरह के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं या बैकवर्ड दूर दराज के एरिया, यहाँ पे लोकल लोग हैं, जहाँ पे लोकल लोग होते हैं वहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा, ज़मीन और इस तरह के। लेकिन स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इजी टू आइडेंटिफाई होता है, लोग पहचान लेते हैं, वारदात करने वाला हो सकता है जिससे हो रही हो वही पहचान, तो वो इस वजह से इन एरियाज़ में क्योंकि सेटलर्स कम हैं, लोकल आबादी ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम कम है। गाइड ऑफिसर हैं हमारे। अच्छा। और थाने में जो भी एप्लीकेंट आता है वो किस उसने यूनिट पे जाना है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है तो ये उनको गाइड करेंगे कि उनके लिए कौन सा कमरा है और उनको कौन सा ऑफिसर डील करेगा। और गाइड करेंगे गाइड ऑफिसर इनका थाने में आने वाला हर
जो एप्लीकेंट है सबसे पहले गाइड ऑफिसर उसको अटेंड करेंगे और अटेंड करने के बाद मुतलका या तो उनको ऑफिस में लेके जाएंगे या ये जो आप मेरे राइट साइड पे ये क्यूमेट्रिक मशीन बेटा आप ये इसको ये क्यूमेट्रिक मशीन है। हर जो एप्लीकेंट है जो जिस पर्पस के लिए अगर उसने एसएचओ से मिलना है मीटिंग में तो वो उसके लिए उसको जो भी ऑप्शन होगी वो क्लिक की जाएगी और इसमें क्यूमेट्रिक मशीन के हिसाब से आपको एक टोकन जनरेट हो जाएगा और आपको एक नंबर के मुताबिक चिट मिलने के बाद आप जो हमारा वेटिंग रूम इधर दाईं तरफ बना वहाँ पे बैठेंगे और जैसे ही आपका नंबर अनाउंस होगा आपको कौन से काउंटर पे जाना है और आपको कौन ऑफिसर एड्रेस करेगा उसके वाले से। इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें फ्रंट डेस्क को इन्वॉल्व किया जाता है और कुछ ऐसे काम हैं जो मुतलका ऑफिसर को गाइड किए जाते हैं। तो जो जिस पर्पस के हवाले से होगा आप इसमें जुर्म की इतला के लिए या फर्ज करें क्राइम रिपोर्टिंग के लिए वो आए हैं तो ये आप पूरा प्रोसीजर इसमें कर लें। नाम लिखेंगे पहले जो नाम होगा जैसे तैमूर लिखते हैं इधर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे जी इधर फ़ोन नंबर हो जाएगा इधर ये सबमिट हो जाएगा। ये टोकन नंबर है और जब उनका बारी आएगी आफ्टर दिस टोकन दे विल गो टू दैट वेटिंग एरिया वेटिंग रूम नंबर इंतज़ार में यहाँ पे तशरीफ़ रखेंगे यहाँ पे बैठेंगे और जब उनका नंबर आएगा वहाँ पे जो हमारी क्यूमेट्रिक मशीन की जो ये ऑप्शन है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी कि ये आपके जिस डेस्क से रिलेटेड उनका काम है। अगर 005 चल रहा है अभी अगर वो एडमिन से रिलेटेड है तो वो इस काउंटर पे आएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इस काउंटर पे आएंगे और अगर कोई फ्रंट डेस्क से रिलेटेड तो सर्विस पे आएगी और ये जो वॉइस है ये आपको बताएगी। आप उसके बाद अपनी जो भी एड्रेसल है अगर आपने कंप्लेंट करवानी है वो फ्रंट ऑफिसर आपको एड्रेस करेगा आपको एक कंप्यूटर स्लिप देगा जो कि हमारे CMS सिस्टम में आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा ऑफिसर एड्रेस करेगा और इसके बाद वो मुतलका ऑफिसर के पास चले जाएंगे। फीमेल के हवाले से जैसे मैंने आपसे बताया था विक्टिम सपोर्ट ऑफिस कि इसमें कुछ हमारे पास ख़वातीन आती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि फ़ीमेल से रिलेटेड जेंडर बेस्ड हैं तो उसमें अगर जो भी इस हवाले से होगा तो गाइड ऑफिसर उनकी कंप्लेंट की नेचर को देखते हुए उनको इस ऑफिस में करेगा जहाँ पे 24 आवर्स हमारी डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ और मुतलका ऑफिसर अवेलेबल होते हैं और ये उनकी कंप्लेंट के ऊपर टू कीपिंग इन माइंड नेचर ऑफ द कंप्लेंट उनको जो एड्रेस करते हैं। मतलब कि कोई खातून आ रही है और कोई इस तरह का क्राइम है कि वो बताने में जो झिझक महसूस कर रही है तो वो खातून वो एड्रेस करती हैं और फिर जो खवातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं वही उसको उस केस को आगे लेके चलती हैं। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन होनी है SSOIU से रिलेटेड है तो फिर हमारा एक डेडिकेटेड स्टाफ है SSOIU का वो इसको यहाँ पे हवालात नहीं जी यहाँ पे बिल्कुल ये थाने के अंदर हमारे हर थाने में हवालात हैं। इसके अलावा सिप्स के हवाले से मैं बात आपको बता रहा था कि इसके बाद हमारा जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन रूम DRC ये मुख्तलिफ जो हमारे इसमें इसका जो हिस्सा है ये बेसिकली हमारी जो रेजोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी हर थाने में अवाम के कुछ ऐसे नुमाइंदगान सालिस आर्बिट्रेटर बहुत से थाने में मामला ऐसे आते हैं जिनकी शायद कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं होती अगर उनको कोई फोरम मुहैया कर दिया जाए तो वो मसला हल हो सकता है। उसके लिए हमारे 2 फोरम्स हैं एक हमारा हर थाने में DRC डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी और एक हमारा जो खिदमत मरकज़ है वहाँ पे भी मिसाक के नाम से और तहफ़्फ़ुज़ के नाम से जेंडर जो हमारे आते हैं ट्रांसजेंडर उनके तो वहाँ पर भी एक फोरम ऐसा मुहैया किया गया है जहाँ पे वो एप्लीकेंट्स जिनके मामलात FIR या क्राइम से रिलेटेड नहीं हैं वहाँ पे हमारा जो इंचार्ज खिदमत मरकज़ वो स्टैंड करता है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड डेज़ हैं फ्राइडे को स्पेशली और उसमें हमारे मुख्तलिफ जो विसिनिटी के नोटेबल्स हैं रिस्पेक्टेबल हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके कुछ ऐसी बैकग्राउंड हो वो कोई बहुत अच्छे कोई सी कमर्शियल कोई फिलंथ्रोपिस्ट कोई ऐसे जिनकी लोग बात सुनते हैं जो लोगों को मामलात से रिजॉल्व करवा सकते हैं उनको यहाँ पर दावत दी जाती है कि वो अपने वर्क के हिसाब से कंप्लेंट के हिसाब से जो टाइम है वो यहाँ पे हमें दें और यहाँ पे वो बाकायदा दोनों फ्रीकैन को बुलाते हैं उसकी पूरी समाअत करते हैं और उनकी रेजोल्यूशन जो है वो उनके मामला के करते हैं और ये एक इंतहाई अहसन जो है ये फोरम है। सर ये थाने का मंजर ही नहीं पेश कर रहा जो रवायती थाने हैं वो तो एक और तरह के होते थे ये इस तरह लग रहा है कि आप किसी होटल में आए हुए हैं या किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं पेंटिंग्स लगी। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि चीज़ों को पैसा खर्च करना शायद अगर आप एस्थेटिकली और आपके ऑप्टिक्स
इतने बेहतर ना हों तो शायद इस पे इससे ज़्यादा पैसा भी लग जाता तो शायद ये आपको इतना ब्यूटीफाई और इतना जो है अट्रैक्टिव ना लगता। तो इसके अंदर क्योंकि मैंने आपसे बाहर भी बताया था कि ये कंपटीशन क्रिएट किया गया था और आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ये तमाम थानों की ब्यूटिफिकेशन और इनके कंपटीशन के लिए आईजी साहब के ऑफिस में एक बुक थाने लाहौर थाने पंजाब के नाम से एक पूरी बुकलेट, और अगर आप किसी सीपीओ में कभी जाएं तो वो ज़रूर मिल सकती है। मे बी वो उसमें सर बुक में क्या है? उसमें पूरे पंजाब के हर थाने का जो है वो यही जो हमारे सिप्स इनिशिएटिव्स हैं उनको उसके अंदर कलेक्ट किया गया है और वो एक बुक जो है वो हमारे पंजाब के तमाम थानों की जो सिप्स और उनकी जो खूबसूरती उनके जो थीम है उसको उसमें रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें हर थाने ने एक दूसरे से कंपटीशन किया। जैसे हमारे यहाँ पे 12 थाने हैं तो हर SHO का कंपटीशन था कि किसका थाना सबसे अच्छा ब्यूटीफाई किया जाता है, क्योंकि इस फंड तकरीबन सबको सेम मिले थे। ये इन्वेस्टिगेशन रूम है, इसमें जो हमारा डेडिकेटेड पब्लिक डीलिंग का टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद होते हैं, हमारा SHO, हवालात, फ्रंट डेस्क और इन्वेस्टिगेशन रूम। वो आपके सामने कैमरा नज़र आ रहा होगा, अगर आप अपने कैमरे पे दिखा दें। ये कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग है और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस में बैंक में रिकॉर्ड हो रही है। इसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया है क्योंकि आप जितना ज़्यादा, क्योंकि हर SHO के लिए पॉसिबल नहीं है इंचार्ज के लिए कि वो थाने में हर वक्त मौजूद हो और वो साइलिन को जो है उनकी सर्विस डिलीवरी देख रहा हो कि उनको कैसे अटेंड किया जा रहा है। तो ये जो CCTV हमारे थाना जात में लगाए गए हैं उनका मकसद ये है कि जो हवालात पे जो बंदा अंदर मुलजमान हैं उनके बारे में भी उनकी सर्विलेंस हो रही हो। जो हमारे SHO का रूम है, जो उनकी पब्लिक डीलिंग का टाइम है 4 से 6, उनको भी जो है मॉनिटर किया जाता है। क्या नाम है आपका? ठीक है। तो आप बेटा किस हिस्से में आए हैं यहाँ पे? हमारे इधर चोरी का केस हुआ था। आप पहले कभी आए हो थाने में? जी हाँ। आपने इससे पहले थाना कब विजिट किया था? ये सारी चीजें तब्दील होने से पहले आपने कभी पुराने माहौल में कभी थाना देखा था? नहीं। तो अब आपको ये थाने में आके क्या महसूस होता है? अब अच्छा माहौल अच्छा है। आपकी बात सुनी इन्होंने? जी हाँ। आपको आते कोई अगर पूछना पड़ा तो किसी ने आपको बताया, गाइड किया? जी हाँ माशाल्लाह। अच्छा, कि किस तरह से आपने फ्रंट डेस्क पे आना है? तो आपकी एप्लीकेशन आपको मार्क हो गई है, आपके ऑफिसर का नाम है ताहिर अब्बास और आगे उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। आपको उन्होंने बताया आपकी कंप्लेंट है चोरी से रिलेटेड, ठीक है। आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी, आपने कंप्लेंट ले ली है इनकी, ठीक हो गया। अब ये गाइड ऑफिसर इनको, इनका जो IO अगर वो यहाँ पे थाने में अवेलेबल है तो वो इनके पास इनको गाइड करवा देगा, ठीक है। अगर वो थाने में अवेलेबल नहीं है तो वो इनका टेलीफोन पे कांटेक्ट करवा देगा और ये आपस में टाई अप करेंगे और वो इनकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करके फर्दर अगर वो रजिस्टर FIR होनी है तो वो हर एप्लीकेशन का एक टाइम फ्रेम है, उनको क्वांटिफाई किया गया है कि ये वाली प्रोसेस एप्लीकेशन जो है 24 आवर्स में एड्रेस होनी है। ये क्योंकि 90% जो पुलिस से रिलेटेड कंप्लेंट्स थी वो होती थी लोगों को FIR के अंदराज से, क्योंकि तफ्तीश होना, मुल्ज़ों का पकड़े जाना तो बाद का दीगर मरला था। लेकिन जो पहला मरला पेश आता था वो ये कि क्या उनकी अंदराज विद इन टाइमलाइन होगी। ये एक इंतहाई इस चार्ट को, ये चार्ट नहीं है, इसने पुलिस से रिलेटेड जो 90% जो कंप्लेंट्स थी उनको, और ये इसके मुताबिक यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ फीडबैक्स हैं कि क्या ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं हम 24 आवर इनकम्प्लीट पे देखते हैं, इनके ऊपर टाइम चेक लगा हुआ है। ये जो कंप्लेंट है वो जिस कैटेगरी की होगी उसके साथ उसकी टाइमलाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर एक कंप्लेंट है जो कि सिंपल FIR है, एक जुर्म हुआ, स्ट्रीट क्राइम हुआ, एक बंदे वारदात हो गई, उसको फौरी तौर पे इंदराज होना है, वो विद इन 24 आवर्स। और ये जरूरी नहीं कि 24 आवर्स का मतलब है कि 24 घंटे में, वो विद इन हाफ आवर भी, लेकिन उसका मैक्सिमम क्वान्टिफाई किया गया है कि उसमें सम टाइम चीज़ों की तस्दीक करनी पड़ती है। तो जैसे ये ज़रर के मुकदमात हैं, अब ज़रर के मुकदमात में एप्लीकेशन आ गई 8 घंटे में प्रोसेस हो जाएगी। मेडिकल के लिए बंदे को यहाँ से डॉक्टर बना के मुतलका जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी पुलिस वाले जो हॉस्पिटल में डेस्क बनाए गए हैं कि जो यहाँ से मेडिकल ऑफिसर जाते हैं वो हमारा खिदमत मरकज़ का वहाँ पे काउंटर है, वो वहाँ जाते हैं और उनको विद इन नो टाइम आगे डॉक्टर को रेफ़र किया जाता है। अब उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कंडीशन है विद मेडिकल अवेलेबिलिटी, वो जैसी मेडिकल आएगा FIR दर्ज हो जाएगी। अगवा व तवान फौरी तौर पे ये 8 घंटे भी ज़्यादा है। और ये जितने जराइम हैं इसमें वो क्राइम जो कि स्ट्रेट फॉरवर्डली रेडी टू रजिस्टर है उनके लिए 8 घंटे की, और इसी तरह फिर जो
कुछ चीज़ें जिनमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, सम टाइम आपकी मोबाइल है उसका इमनी नंबर चाहिए है, FIR के कंटेंट के हवाले से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, व्हीकल चोरी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही, तो उन चीज़ों के लिए 24 आवर्स है और मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो है 48 आवर्स। ये वो मुकदमात हैं जो इनसे ज़्यादा किसी भी सूरत में डिले नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ और ऑफेंसेस हैं, जैसे 406 है, जैसे 420, 68, 71 है, जिसमें कागजात और वेरिफिकेशन मुफ्ती रिपोर्टें लेनी, जैसे प्रॉपर्टी से कब्जे से, तो उनके लिए भी एक फास्ट ट्रैक है और उसके लिए विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये एक ऐसा कदम है, जानबूझ के कोताही बरतता है और आपको महसूस हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ मैंने कहा ये आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। हमारे जो बतौर DPO, बतौर SDPO, बतौर SP, हर लेवल के ऊपर और बतौर SHO, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है ये उसका रिफ्लेक्ट होता है उसके KPIs में। अगर मैं बतौर DPO मेरे ज़िले में ये CMS के ऊपर जो एप्लीकेशन आई हैं वो टाइम लाइन से एक्सीड कर रही हैं, तो वो मेरे अगेंस्ट रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस शो होगी और सेम DSP और सेम SHO के खिलाफ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। आपकी हमने खुली कचहरी भी देखी, थाना भी देखा और ये भक्कर के हवाले से तमाम तर गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, DPO भक्कर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने इनका प्रोग्राम किया है। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।